ख़वातीन व हज़रात, तंज़ीम आज़ादी फ़लस्तीन के अली ग्रुप की जानिब से तहज़ीब मेलकम एक्स आप लोगों से मुखातिब है। आप लोग जानना चाहते हैं कि तैयारा क्यों अगवा किया गया है। बेशक आपके जहनों में तजस्सुस बेदार हो रहा होगा और मैं समझती हूँ कि वजह बताने में कोई हर्ज भी नहीं है। इस मुल्क में हमारे ग्रुप की एक अहम शख्सियत को नज़रबंद कर दिया गया है। उसके साथ एक और शख्स भी है और हम उन दोनों को रिहा कराना चाहते हैं। अगर मकामी हुकूमत ने 20 घंटे के अंदर अंदर उन दोनों अफराद को इस जहाज तक न पहुंचाया तो ठीक 20 घंटे बाद मकामी हुकूमत के एक अहम ओहदेदार मिस्टर हादी फरहान को हलाक करके बाहर फेंक दिया जाएगा। उसके आधे घंटे बाद हुकूमत के दूसरे एक अहम ओहदे पर फाइज शख्स को हलाक किया जाएगा और फिर हर आधे घंटे बाद यही अमल दोहराया जाता रहेगा यहाँ तक कि हमारे मुतालिबात पूरे न कर दिए जाएं। हमने कंट्रोल टावर को तैयारे के तमाम मुसाफिरों के बारे में तफसील से आगाह कर दिया है। आप लोगों का ताल्लुक जिन ममालिक से हैं उन सिफारत खानों से भी राब्ता कायम करके हमने उनसे अपील की है कि वो आप लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। तैयारे के तमाम मुसाफिरों से इल्तिमास है कि वो हमारे साथ ताउन करें। मुमकिन है आप लोगों में से कुछ को हम रिहा भी कर दें, लेकिन अदम ताउन करने वालों को किसी कीमत पर भी माफ नहीं किया जाएगा। मैं मुतजाद कैफियत का शिकार था। खुशी और हैरत के तासुरात खास तौर पर मुझ पर हावी थे। मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरे पूरे जिस्म में पिघला हुआ लावा दौड़ रहा हो। कितना हसीन इत्तेफाक था। तहज़ीब मेलकम एक्स मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उसकी तलाश में कौन सी कसर नहीं उठा रखी थी। उसकी बाजियाबी के लिए क्या क्या जतन नहीं किए थे। उसे कहां कहां नहीं ढूंढा था, मगर मेरी कोई भी कोशिश बराबर साबित नहीं हो सकी थी। उसे अचानक सामने पाकर यूं महसूस होने लगा था जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। मुझे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। सबसे ज्यादा हैरत मुझे अली ग्रुप पर थी। तंज़ीम आज़ादी फ़लस्तीन के किसी ऐसे ग्रुप से मैं नावाकिफ था जिसका नाम अली ग्रुप रहा हो। इसका मतलब यही हो सकता था कि ये ग्रुप हाल ही में कायम किया गया होगा, वरना मैं उससे नावाकिफ ना होता। और ये बात भी साफ जाहिर थी कि इस ग्रुप के क़याम में नुमाया कोशिशें तहज़ीब मेलकम एक्स की ही रही होंगी। शायद उसने खास तौर पर मुझे तलाश करने के लिए ये ग्रुप कायम किया होगा। सरशारी की लहरों ने मेरे वजूद को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं तहज़ीब मेलकम एक्स पर जितना फ़ख्र भी करता कम होता। इस मादी दौर में कौन किसी के लिए इतनी तगोदौ करता है। दूसरे के लिए यूं सरधड़ की बाजी लगा देना हंसी खेल नहीं है। मेरा जहन मुस्तकिल तहज़ीब मेलकम एक्स और अली ग्रुप की गर्दान किए जा रहा था और मैं सहरज़दा से अंदाज में तहज़ीब को देख रहा था। वो यकीनन तहज़ीब ही थी। ऑलिव हावर्ड की कैफियत भी मुझसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं थी। वो मुंह फाड़े तहज़ीब मेलकम एक्स को घूर रहा था। फिर उसने सर घुमाकर मेरी तरफ देखा, लेकिन मैंने उसकी तरफ तवज्जो न दी। मैं तो सहरज़दा अंदाज में तहज़ीब को देख रहा था। उसने अगरचे मेकअप कर रखा था और अपनी असल शक्ल में नहीं थी, लेकिन उसके बोलने का अंदाज और उसके वजूद की महक ने मेरे लिए किसी शुबे की गुंजाइश नहीं छोड़ी थी। अखबारी रिपोर्टर खातून ने पूछा, हमें कब तक इस कैद में रहना होगा? तहज़ीब ने कहा, बस अब आप बैठ जाएं, इसके बाद किसी सवाल का जवाब नहीं दिया जाएगा। वो पलट कर पायलट के कैबिन की तरफ बढ़ गई। मैं आंखें फाड़ फाड़ कर दूसरे हाईजैकरों को घूरने लगा। मैं इस अधेड़बुन में था कि वो लोग कौन हैं। तंज़ीम आज़ादी फ़लस्तीन का अली ग्रुप क्या बला है? अली ग्रुप जिसका नाम खुद अली यार खान के लिए अजनबी था। ऑलिव हावर्ड ने कहा, वो मेकअप में है। मैं चौंक कर उसे घूरने लगा। मैंने कहा, हाँ, तुमने यकीनन उसे पहचान लिया होगा। क्या तुम्हें उसकी आवाज़ पर कोई शुबा है? हावर्ड बोला, नहीं, लेकिन हम बहुत ख़राब सूरत हाल से दो चार हैं। इन्हें बाज रखने की कोशिश करो। अगर इन लोगों ने एक आदमी को भी हलाक कर दिया तो हमारे लिए और भी मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। हाईजैकरों पर काबू पाने के लिए दूसरी तरफ से भी कोई न कोई मंसूबा यकीनन तैयार किया जा रहा होगा। हावर्ड ठीक कह रहा था। तहज़ीब ने यह सब कुछ मेरे लिए ही तो किया था। उसे किसी तरह मालूम हो गया होगा कि मुझे ऑलिव हावर्ड समेत कैद कर लिया गया है। ये मालूमात उसे किसी जरिए से हासिल हुई होंगी। मैं इस बारे में कोई अंदाजा लगाने से भी कासिर था। इस मुअम्मे को तो तहज़ीब ही हल कर सकती थी। जज्बात की शिद्दत के बायस मेरा जहन पूरी तरह काम नहीं कर पा रहा था, मगर इतना तो मैं फिर भी समझ सकता था कि ऑलिव हावर्ड का कहना दुरुस्त था। जो कुछ भी उसने कहा वो हर्फ ब हर्फ दुरुस्त था। उसके खदशात किसी वक्त भी हकीकत का रूप धार सकते थे। मैंने एक तवील सांस लेकर कहा, मुझे कोई मशवरा दो हावर्ड। वो बोला, किसी तरह तहज़ीब से राब्ता। अभी वो इतना ही कह पाया था कि एक हाईजैकर हमारे करीब पहुंच गया। उसने दुरुस्त लहजे में हमसे कहा, तुम लोगों से खामोशी इख्तियार करने को कहा गया था। मैंने आहिस्ता से कहा, सुनो। हाईजैकर मुझे घूरने लगा। उसके जबड़े भिंच गए थे, मगर मैंने उसके रद्द-ए-अमल को नज़रअंदाज करके अपनी बात जारी रखी। मैंने कहा, तहज़ीब से कहो अली इस जहाज पर मौजूद है। मैंने हाईजैकर को बुरी तरह चौंकते हुए देखा। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, तुम इस खतरनाक सिचुएशन को नज़रअंदाज नहीं करोगे। मुझे साथ लेकर बाथरूम चलो, मैं अली के बारे में तुम्हें तफसील से आगाह करूंगा।
हाईजैकर के चेहरे पर उलझन के आसार नजर आए। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। मैंने उसे खामोश देखकर कहा, सोचने का वक्त नहीं है, जल्दी फैसला करो। तुम मुसल्लह हो और मैं निहत्ता हूँ। जाहिर है मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकूंगा। हाईजैकर ने मुझे घूर कर देखा। पिस्तौल के दस्ते पर उसकी गिरफ्त मजबूत हो गई थी। उसने गुर्रा कर कहा, तुम एक नामुमकिन बात कर रहे हो। मैंने कहा, जो कुछ मैं कहूंगा तुम्हें उसका सबूत भी फराहम कर दूंगा। वो बोला, हमें ठोस जराइज से मालूमात हासिल हुई हैं। मुझे यकीन है कि हमने गलत कदम नहीं उठाया। मैंने कदर बेपरवाही से कहा, बेशक तुम्हारी मालूमात दुरुस्त हैं, लेकिन जरा पुरानी हैं और शायद ताज़ा तरीन मालूमात की तुम्हें जरूरत नहीं है। हाईजैकर एक बार फिर उलझ गया, लेकिन फिर फौरन ही जैसे किसी फैसले पर पहुंच गया। बोला, ठीक है, तुम मेरे साथ आओ, लेकिन अगर तुम अपनी बात साबित न कर सके तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो मुझे पिस्तौल से कवर करके बाथरूम तक ले गया और वहां पहुंचते ही हुक्म दिया, दोनों हाथ सामने रखो और मेरी तरफ पुश्त करके खड़े हो जाओ। मैंने उसकी हिदायत पर अमल किया। उसने सर से पैर तक मेरी जामा तलाशी ली और मुतमईन होने के बाद मुझे अपनी तरफ रुख करके इजाजत दे दी। उसने भारी आवाज में कहा, हाँ अब बताओ तुम क्या कह रहे थे। मैंने कहा, तहजीब से कहो कि अली इस जहाज पर मौजूद है, बल्कि तुम उसे यहीं बुला लाओ। हाईजैकर ने पूछा, कहाँ है वो? मैंने कहा, बहस मत करो दोस्त, जाओ जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। दफतन हाईजैकर ने पिस्तौल की नाल मेरी पेशानी से चिपका दी। हाईजैकर दांत पीस कर बोला, तुम दोनों ने यकीनन हमारे खिलाफ कोई साजिश की है। तुम हमें अहमक समझते हो। बताओ तुम दोनों वहां क्या बातें कर रहे थे। मेरा रद्द अमल हाईजैकर के लिए बड़ा गैर मुतवक्के था। मैंने खड़ा अंगूठा उसकी बगल में एक मखसूस मकाम पर मारा और हाईजैकर उछल पड़ा। पिस्तौल उसके हाथ से निकल गया था, जो नीचे गिरने से कबल ही मैंने पकड़ा और उसके साथ ही पोजीशन उलट गई। अब वो मेरी दस्तरस में था। मैंने मजे का खेज लहजे में कहा, क्या समझे? जाओ तहजीब से जाकर कहो अली उसका इंतजार कर रहा है, उसे खामोशी से यहाँ बुला लाओ। हाईजैकर के तेवर बता रहे थे कि वो पिस्तौल की परवाह किए बगैर मुझसे भिड़ जाएगा, लेकिन मेरे अल्फाज ने उसके होश उड़ा दिए। वो मशहूर कुन से अंदाज में मुझे देख रहा था। तो क्या आप ही हैं? मैंने कहा, तुम वक्त जाया कर रहे हो दोस्त। लो ये पिस्तौल संभालो, अब सिचुएशन तुम्हारे कंट्रोल में है, तैयारे पर भी तुम्हारा कब्जा है। मैं तन्हा और निहत्ता आदमी एक पूरे मुसल्ला ग्रुप का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाओ शाबाश। हाईजैकर ने गैर इरादी तौर पर पिस्तौल मेरे हाथ से ले लिया। उसके सोचने समझने की सलाहियतें गोया सलब होकर रह गई थीं। फिर वो लड़खड़ाते कदमों से वापसी के लिए पलट गया। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, सुनो, खुद को संभालो और पूरे तमाद अंदाज में वापस जाओ। मुसाफिरों को तुम लोगों की किसी कमजोरी का जरा सा भी एहसास हो गया तो वो तुम्हारी तिक्का बोटी कर डालेंगे, और कोशिश करना कि तहजीब को भी कुछ मालूम न होने पाए। मैं उसे खुद ही सब कुछ बता दूंगा। हाईजैकर चला गया और मैं खुद को तहजीब का सामना करने के लिए तैयार करने लगा। तहजीब से मेरी मुलाकात बड़े अजीब माहौल में होने वाली थी। इन हालात में उसका सामना करना किसी कड़े इम्तिहान से कम नहीं था, इसलिए कि उसे रूबरू पाने के बावजूद अपने जज्बात पर काबू रखना बड़ा मुश्किल था, लेकिन मैं खुद पर काबू रखने के लिए मजबूर था। एक जरा सी जज्बाती लग़ज़िश सारे किए धरे पर पानी फेर सकती थी। फिर वो आ गई, मेरी मताए हयात, सरमाया जां तहजीब मेलकम एक्स अपनी तमाम तर हशर सामानियों के साथ मेरे सामने जलवा कर थी। उसके अक़ब में हाईजैकर भी था, जिसे मैंने हाथ के इशारे से दूर ही रोक दिया। तहजीब के अंदाज से साफ जाहिर हो रहा था कि हाईजैकर ने मेरी हिदायत के बरक्स तहजीब को सब कुछ बता दिया है, तभी तो उसके अंदाज में इतनी बेताबी थी। वो बड़ी बेकरारी से सर से पैर तक मेरा जायजा ले रही थी। मेरे हिजर का कर्ब उसकी आंखों से अयां था। मैं उसकी नजरें पढ़ सकता था। वो नजरें मुझसे कह रही थीं, बताओ क्या तुम मेरे ही अली हो? ये कितना बड़ा जुल्म है कि तुम मेरे सामने मौजूद हो, लेकिन मैं तुम्हें पहचान नहीं सकती। तुम्हारी तलाश में मैंने क्या नहीं किया, कितना तवील अरसा गुजारा है तुम्हारे फिराक में, और अब मैं चंद लम्हे भी सब्र नहीं कर सकती। बस एक बार जबान से कह दो कि तुम ही अली जार खान हो, फिर देखो मैं कैसा टूट के मोहब्बत का इजहार करती हूँ। तहजीब को अपने इतने करीब पाकर मेरे जज्बात में आग लग गई। जी चाह रहा था कि उसे खुद में संभोलूं, अपने वजूद का हिस्सा बना लूं। मेरे सीने में जज्बात का एक समंदर मौजन था, जिसके आगे मुझे हर हाल में बंद बांधना था, वरना जज्बात का वो रेला इस कदर खौफनाक था कि अपने साथ तमाम मसलहतों को खसो खाशाक की तरह बहा ले जाता। मैंने खुद पर काबू पाते हुए बदिक्कत तमाम कहा, मैं अली हूँ तहजीब। मेरे अल्फाज सुनते ही तहजीब बे इख्तियार मेरी तरफ बढ़ी। मैंने हाथ उठाकर कहा, रुक जाओ और जो कुछ मैं कहूँ उसे गौर से सुनो। यूं महसूस हुआ जैसे तहजीब को करंट लगा हो। वो एक झटके से रुककर मुझे घूरने लगी। उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बेबसी से मुस्कुराया। क्या मेरी आवाज की भी पहचान जाती रही? वो बोली, आवाज पहचान कर ही तुम्हारी तरफ बढ़ी थी, लेकिन तुमने रोक दिया। अली कभी मुझे अपनी तरफ बढ़ने से नहीं रोक सकता। मैंने कहा, ऑलिव हावर्ड भी इस जहाज पर मौजूद है।
हम दोनों साथ ही सफर कर रहे हैं। तुम्हें खुद को संभाले रखना है तहजीब। तुम्हारी जरा सी लग़ज़िश हम सबको मौत के मुंह में धकेल सकती है। खुद को पूरी तरह संभालो और जो कुछ मैं कह रहा हूँ उस पर अमल करो। तहजीब के मुंह से सिसकारी सी निकली, अली। मैंने कहा, हाँ तुम्हारा अली। लेकिन अभी कुछ नहीं तहजीब, एक लफ्ज़ भी नहीं। हमें गैर जज्बाती होकर काम करना है। वो बोली, इतने अरसे बाद मिले हो और इस कदर मुश्किल फरमाइश कर रहे हो, बताओ मैं क्या करूं। मैंने कहा, पायलट रूम से कंट्रोल टावर को मुत्तला करो कि तैयारा परवाज करना चाहता है और उसे फौरी क्लियरेंस दरकार है। अगर वो लोग टाल मटोल करने की कोशिश करें तो तुम उन्हें कोई भी धमकी दे सकती हो। तैयारे को ईंधन की जरूरत नहीं होगी, बस पायलट को काबू में रखो और काम इसी स्पिरिट से जारी रखो। तहजीब ने एक झुरझुरी सी ली और संभल गई। उसने पूछा, हमें यहाँ से कहाँ जाना होगा अली? मैंने कहा, पायलट से शीगोराय चलने को कहो, लेकिन रास्ते में तैयारे का रुख तब्दील करके उसे गोइटे हिल ले चलो। तहजीब ने पूछा, तो मैं जाऊं? मैंने कहा, खुदा हाफिज। लेकिन इसके बाद मुझसे शनासाई का इजहार न होने पाए। तहजीब वापसी के लिए पलट गई। मैं जानता था कि उसे खुद पर कितना जबर करना पड़ा होगा, लेकिन हालात के सामने हम दोनों ही बेबस थे। थोड़ी देर बाद मैं भी बाथरूम से निकलकर अपनी सीट पर वापस जा बैठा। हाईजैकर पहले ही के से अंदाज में अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद खड़े थे। ऑलिव हावर्ड ने सरगोशी में मुझसे पूछा, क्या रहा? मैंने भी सरगोशी में जवाब दिया, काम बन गया, लेकिन अब गुफ्तगू करने से गुरेज करो। ऑलिव हावर्ड मुतमईन होकर खामोश हो गया। हमें ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ा। मुसाफिरों को सीट बेल्ट बांधने की हिदायत की गई और उसके थोड़ी ही देर के बाद तैयारा एक बार फिर फजा में बुलंद हो रहा था। मैंने आंखें बंद कर लीं। हर चीज मेरी तवक्को के खिलाफ हुई थी। अभी तो ऑलिव हावर्ड का मसला भी तय नहीं हुआ था और मेरी तमाम तर तवज्जो उसी जानिब रही थी। ऑलिव हावर्ड मेरा बदतरीन दुश्मन था और इस बार मैंने जिस तरह उसे बेबस किया था, अगर उसकी जगह कोई ऐसा शख्स होता जिसमें जर्रा बराबर भी ज़र्फ होता तो जिंदगी भर दोबारा मेरे मुकाबिल ना आता। लेकिन उसका नाम ऑलिव हावर्ड था। किसी भी किस्म की अकदार की उसकी नजरों में कोई हैसियत नहीं थी। न सिर्फ उसका कैरियर दाव पर लगा हुआ था, बल्कि उसने अपनी बेटी को बचाने के लिए मुझसे जिस हद तक ताउन किया था, उससे इसराइल को अजीम नुकसान पहुंचा था। इतना अजीम नुकसान जिसकी तलाफी भी मुमकिन नहीं थी। ये राज अगर अफशा हो जाता तो शायद ऑलिव हावर्ड को तख्तेदार तक जाने से कोई भी न बचा सकता। लेकिन उसने अपने बचाव के इंतजामात तो कर लिए थे। उससे वादा करने के बाद जाहिर है मैं तो उसके खिलाफ जबान कभी न खोलता। यही मामला तलहा और अबू हातिम का भी था। ऑलिव हावर्ड के साथियों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था जो ये बात इसराइली हुक्काम तक पहुंचाता, लिहाजा वो हर तरह से महफूज था। खुद ऑलिव हावर्ड के ये एतराफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि लाइन ऑफ क्रूजल से आने वाले असलहे के सिलसिले में जो अजीम साजिश हुई थी उसका वो तने तनहा जिम्मेदार है। मुझे अच्छी तरह इल्म था कि अपने खिलाफ अदम सबूत का फायदा उठाकर वो कोई भी कहानी घड़कर इसराइली हुक्काम को सुनाएगा और खुद साफ बच निकलेगा। लेकिन मैंने महज अपना वादा निभाने के लिए खुद को एक अरब मुल्क का मुजरिम बना लिया था। शुरू से ही मेरी कोशिश ये रही थी कि मेरे हाथों किसी को नुकसान न पहुंचने पाए और मैं इस हद तक बहरहाल कामयाब रहा था कि मेरे हाथों कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। गो के चंद पुलिस वाले जख्मी हो गए थे, जो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं थी, मगर मुझे उसका भी मलाल था। मेरा प्रोग्राम तो ये था कि लकी हावर्ड को ऑलिव हावर्ड के हवाले करने के बाद अपनी जिंदगी यानी तहजीब मैल्कम एक्स को तलाश करूंगा। वो तहजीब जिससे तवील जुदाई के बायस उसके साथ गुजारे हुए हसीन लम्हात, उसकी यादें, उसकी बातें, सब कुछ किसी भूले बिसरे ख्वाब की मानिंद महसूस होने लगा था। मुझे नहीं मालूम था कि उसे तलाश करने के लिए मुझे किन किन मराहिल से गुजरना पड़ता, लेकिन मुझे ये भी तो मालूम नहीं था कि कुदरत उसे अपने किसी इनाम की तरह यूं मेरी झोली में ला फेंकेगी, बगैर किसी जद्दोजहद, बगैर किसी कोशिश के। शायद ये मेरे खुलूस का इनाम था। यहूदियों के खिलाफ मेरी बेलौस जिद्दोजहद को शर्फ कबूलियत बख्श दिया गया था। तभी तो मैं तहजीब को तलाश करने के झंझटों से बचा लिया गया था। इतनी बड़ी दुनिया में किसी को तलाश करना आसान काम तो नहीं होता। वक्त, पैसा और मेहनत सब कुछ लगाने के बावजूद कामयाबी की जमानत कौन दे सकता है? लेकिन कुदरत शायद ये चाहती थी कि मेरा कीमती वक्त बर्बाद न होने पाए। मेरी हर जिद्दोजहद सिर्फ इसराइल और यहूदियों के खिलाफ हो। मेरे जिस्म का रुआं रुआं जज्बा तशक्कुर से सरशार हो रहा था। मेरे वजूद से मोहब्बत के सोते फूट रहे थे और मेरे दिल में मसरत की लहरें मौजूद थीं। मुझे सिर्फ तहजीब ही वापस नहीं मिली, बल्कि उसके साथ एक पूरा ग्रुप था। तहजीब मैल्कम एक्स फलस्तीनी मफादात की हामी और शायद अली ग्रुप की बानी। अली ग्रुप जो तहजीब की मुझसे बेपाया मोहब्बत का इजहार था। इससे ज्यादा वो मुझे और क्या देती। तैयारा फजाए बसीत में महवे परवास था और मुझे यूं महसूस हो रहा था जैसे मेरा जहन खला की बेकरां वसतों में उड़ा जा रहा हो। तहजीब के यूं अचानक मिल जाने की खुशी इतनी बड़ी थी कि उससे मेरा हार्ट फेल भी हो सकता था। लेकिन वो खालिक कायनात जिसने ये अजीम कायनात तख्लीक की और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया,
وہ ہر ایک کو ہر چیز بقدر ظرف ہی عطا کرتا ہے۔ وہ جو علیم ہے، جو خبیر ہے، اس نے مجھے اتنی بڑی خوشی سے نوازا تھا تو یقیناً اسی لیے نوازا تھا کہ میں اتنی بڑی خوشی کو برداشت کرنے کی استطاعت رکھتا تھا۔ مجھ میں اتنا ظرف تھا، اور یقیناً یہ ظرف بھی اپنے عاجز اور لاچار بندے کو اس رب ذوالجلال نے عطا کیا تھا جو سارے جہانوں کا خالق ہے۔ جی چاہ رہا تھا تمام احتیاط اور مصلحتوں کو بالائے طاق رکھ کر تہذیب کے پاس پہنچ جاؤں اور اسے اس وقت تک سینے میں سموئے رکھوں جب تک کہ سارے وجود کی پیاس نہ بجھ جائے، جب تک یہ سینہ جو اس کی دوری سے خالی خالی سا محسوس ہونے لگا تھا دوبارہ پہلے کی طرح بھرا بھرا نہ محسوس ہونے لگے۔ لیکن میں نے خود پر قابو رکھا۔ ایک ذرا سی لغزش کھیل بگاڑ سکتی تھی، سارے کیے دھرے پر پانی پھیر سکتی تھی۔ مجھے معلوم تھا اس وقت تہذیب کی کیفیت بھی مجھ سے مختلف نہیں رہی ہوگی۔ وہ چاہتی تو میرے پاس آ سکتی تھی، لیکن اس نے بھی اپنے حق میں یہی بہتر سمجھا ہوگا کہ وقت کا انتظار کرے اور پہلے کام کی تکمیل کر لے۔ وہ میرا سامنا کر کے خود کو امتحان میں ڈالنے سے گریز کر رہی تھی۔ اس نے بہت صحیح فیصلہ کیا تھا، ایک دوسرے کا سامنا نہ کرنا ہی ہم دونوں کے لیے بہتر تھا۔ اولیو ہارورڈ خاموش تھا۔ میرے لیے یہ اندازہ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس کے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اب رہائی کا وقت قریب آ پہنچا ہے، اور اس خیال سے ہی اسے ہول چڑھ رہا ہوگا کہ اسے اسرائیل واپس جا کر اعلیٰ حکام کے سامنے اپنی پوزیشن صاف کرنا ہوگی، جواب دہی کرنا ہوگی۔ میری وجہ سے اس کے لیے جتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے ان سے نکلنا آسان نہیں تھا۔ بیٹی کی ناعاقبت اندیشی نے اسے اپنے بدترین دشمن کے سامنے سرنگوں کر دیا تھا۔ اس کے لیے مصائب ہی مصائب تھے۔ اس نے 2-3 بار مجھے مخاطب کرنے کی کوشش کی، مگر میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر خاموشی اختیار کر لی۔ ہائی جیکرز انتہائی مستعد تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کوئی گڑبڑ نہیں ہوئی، ورنہ ممکن تھا کہ کوئی مسافر موقع دیکھ کر ان سے الجھنے کی کوشش کر گزرتا۔ مسافر یہی سمجھ رہے تھے کہ ان کی منزل شیگورائے ہے، لیکن جب انہیں بتایا گیا کہ وہ اب گوئٹے ہل میں اترنے والے ہیں تو ان کے چہرے اتر گئے۔ اس اچانک اطلاع نے انہیں خوف زدہ کر دیا تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہائی جیکرز نے مذاکرات میں ناکام ہو کر اپنی منزل تبدیل کی ہے۔ ان کے مطالبات منظور نہیں کیے گئے اور وہ کسی بھی وقت مسافروں کا قتل عام شروع کر دیں گے، لیکن میں جانتا تھا کہ ایسا نہیں ہے۔ ان کا مقصد پورا ہو چکا تھا اور اب تو صرف طیارہ واپس کرنے کا کام باقی رہ گیا تھا۔ گوئٹے ہل کے ساتھ ہی مجھے جنرل ٹیرس کا خیال آیا۔ اس بیچارے کو میں نے گوئٹے ہل کی حکومت کیا یاد دلائی تھی کہ وہ مستقل عذاب کا شکار ہو کر رہ گیا، اور اب تو وہ تقریباً پوری طرح فلسطینی معاملات میں ملوث ہو گیا تھا۔ جنرل ٹیرس اور کیتھی براؤن کی دوستی پر مجھے فخر تھا۔ مسافروں کو سیٹ بیلٹس باندھنے کی ہدایت کی جا رہی تھی، یعنی طیارہ گوئٹے ہل میں بس اترنے ہی والا تھا، جس کا مطلب تھا کہ اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں رہا۔ ہم ہر قسم کے خطرات سے دور نکل آئے تھے۔ کرنل وحدت جیسے ذہین شخص کے چنگل سے یوں نکل آنا ہنسی کھیل نہیں تھا، اور اس میں بھی قسمت کا زیادہ دخل تھا۔ اگر امریکی نژاد یہودی ایجنٹ گیمن نہ مل گیا ہوتا تو مجھے وہاں سے نکلنے میں مزید دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا۔ گیمن بھی صرف اس وجہ سے بچ گیا تھا کہ وہ غیر ملکی تھا اور اس کے خلاف کارروائی کرنا آسان نہ ہوتا۔ ذرا سی بھی گڑبڑ ہوتی تو کرنل وحدت کو جواب دہی کرنا مشکل ہو جاتا۔ مجھے کرنل وحدت سے یہی امید تھی کہ وہ پنجے جھاڑ کر گیمن کے پیچھے پڑ جائے گا۔ طیارہ گوئٹے ہل ایئرپورٹ پر اتر گیا۔ رن وے پر غالباً ہنگامی حالات کا اعلان کر دیا گیا تھا، اس لیے کہ رن وے پر مختلف قسم کی گاڑیاں دوڑتی دکھائی دے رہی تھیں اور ایئرپورٹ کے مسلح محافظ جہاز کے گرد گھیرا ڈال کر کھڑے ہو گئے تھے۔ پائلٹ کے کیبن کا دروازہ کھلا اور تہذیب میلکم ایکس باہر آتی دکھائی دی۔ اس نے آتے ہی کچھ مسافروں کو رہا کرنے کا اعلان کیا۔ ان میں چند خواتین اور چند معمر افراد کے ساتھ میرا نام بھی شامل تھا۔ مجھے رہا کرنے کا مطلب یہی تھا کہ اب آگے کی ساری کارروائی مجھے ہی کرنا تھی۔ طیارے سے اترنے والے مسافروں کو ایئرپورٹ سیکیورٹی نے اپنی تحویل میں لے لیا اور ہمیں لے کر سیکیورٹی لاؤنج کی طرف چل پڑے۔ طیارے کے قریب جانے کی شاید ممانعت کر دی گئی تھی، اس لیے کہ مسلح محافظ جہاز سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر گھیرا بنائے کھڑے تھے۔ سیکیورٹی لاؤنج میں پہنچنے کے بعد ہمیں ایک افسر اعلیٰ کے سامنے پیش کیا گیا۔ رہا ہونے والے مسافروں میں میں واحد جوان آدمی تھا۔ سیکیورٹی آفیسر کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا آپ بیمار ہیں؟ میں نے کہا، جی نہیں، میں پوری طرح صحت مند ہوں۔ آفیسر نے پوچھا، تو ان خواتین اور ضعیف مسافروں کے ساتھ آپ کو کیوں رہا کیا گیا؟ میں نے دیگر لوگوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس بات کا جواب میں صرف آپ کو دے سکتا ہوں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے اشارے پر سب لوگوں کو باہر لے جایا گیا اور کمرے میں صرف میں اور وہ رہ گئے۔ اس نے مضطربانہ انداز میں مجھ سے کہا، جی اب بتائیے۔ میں نے کہا، بات دراصل یہ ہے کہ میں جنرل ٹیرس کا دوست ہوں۔ سیکیورٹی آفیسر اچھل پڑا، کیا؟ میں نے کہا، جی ہاں، اور میں فوری طور پر جنرل ٹیرس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بولا، یہ ٹیلی فون رکھا ہے، آپ چاہیں تو ٹیرس محل فون کر سکتے ہیں، لیکن خیال رہے کہ آپ کا دعویٰ اگر غلط ثابت ہوا تو
मैंने बेपरवाही से फोन अपनी तरफ खींचा और टेरेस महल का नंबर डायल करने लगा। राब्ता कायम होने पर मैंने ऑपरेटर को अपना नाम बताकर जनरल टेरेस से बात करने की ख्वाहिश जाहिर की। कम से कम टेरेस महल में मेरा नाम अजनबी नहीं हो सकता था। चुनाचे ऑपरेटर ने फौरन ही जनरल टेरेस से राब्ता मिला दिया। फोन पर जनरल टेरेस की आवाज सुनाई दी। हेलो, जनरल टेरेस बोल रहा हूँ। मैंने कहा, और इस तरफ तुम्हारा दोस्त अली। वो बोला, ओ अली, क्या हाल है, कहाँ से बात कर रहे हो? मैंने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और एयरपोर्ट से बात कर रहा हूँ। टेरेस बोला, ओह, क्या तुम्हें लेने के लिए गाड़ी भिजवा दूं? मैंने कहा, शायद उसकी जरूरत न पड़े। टेरेस बोला, क्यों, क्या तुम मुझसे मिले बगैर ही चले जाओगे? मैंने कहा, ये बात नहीं है जनरल, दरअसल मैं एक जहाज अगवा करके लाया हूँ। टेरेस बोला, हाँ, मुझे अभी अभी इत्तला मिली थी और मैं इसी सिलसिले में हिदायत जारी कर रहा था कि तुम्हारा फोन आ गया। मैंने हंसकर कहा, अपनी हिदायत रोक दो, जहाज के अगवा कुनंदगान हम लोग हैं, लिहाजा मजीद हिदायत जारी करने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर मुमकिन हो तो यहाँ के लिए खुसूसी अहकामात जारी कर दो, तुम्हें किसी बड़ी उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा। टेरिस बोला, फिक्र क्यों करते हो दोस्त, मैं खुद एयरपोर्ट आ रहा हूँ, हर काम तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक होगा। तुम एयरपोर्ट पर किस जगह हो? मैंने कहा, मैं सिक्योरिटी वालों की तहवील में हूँ और उन्हीं के ऑफिस से फोन कर रहा हूँ। टेरिस बोला, तुम VIP लाउंज में पहुंचो, मैं बस फौरन ही रवाना हो रहा हूँ, थोड़ी देर बाद तुमसे वहीं मुलाकात होगी। मैंने कहा, शुक्रिया जनरल, और फोन बंद कर दिया। सिक्योरिटी ऑफिसर का रवैया यकसर तब्दील हो गया था। वो बोला, अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं माफी चाहता हूँ जनाब। मुझे क्या मालूम था कि आप। मैंने हंसकर कहा, अरे नहीं भाई, गुस्ताखी वगैरह कोई चीज नहीं होती। वो बोला, मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब, मेरे लायक कोई खिदमत हो तो फरमाइए। मैंने कहा, जनरल टेरेस खुद यहाँ आ रहे हैं, तुम मुझे VIP लाउंज में पहुंचा दो। सिक्योरिटी ऑफिसर ने बड़े एहतराम से मुझे VIP लाउंज में पहुंचा दिया।